बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में बेटा हम चैप्टर नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं, विच इज़ होम्योस्टेसिस, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट ऑफ चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसमें बेटा हम सेकंड पार्ट ऑफ होम्योस्टेसिस यानी कि एक्सक्रीशन को डिस्कस कर रहे हैं। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज एक्सक्रीशन। इसमें हमने प्लांट्स की एक्सक्रीशन डिस्कस की, एनिमल्स की एक्सक्रीशन डिस्कस की और ह्यूमंस का यूरिनरी सिस्टम जो है वो कल डिस्कस करना स्टार्ट किया, जिसके कुछ बेसिक पार्ट्स और बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो कल हमने पढ़ा था। आज हम बेटा यूरिनरी सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है नेफ्रॉन, उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसी है, नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, यानी किडनीज़ किस तरह से जो है वो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करती हैं। नेफ्रॉन किडनीज़ का फंक्शनल यूनिट है और सेल्स किडनीज़ के स्ट्रक्चरल यूनिट हैं। हम नेफ्रॉन की टाइप्स पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू पोजीशन इन किडनी, कि किडनी में डिफरेंट पोजीशंस पर नेफ्रॉन की कौन सी टाइप्स हैं, वो अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं और उनकी स्ट्रक्चर क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा देखते हैं कि किडनी के स्ट्रक्चर के दो पार्ट्स होते हैं। एक आउटर पार्ट होता है जो उसका बॉर्डर बनाता है, जिसे कॉर्टेक्स कहा जाता है या रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। ये डार्क रेड कलर में होता है। ये जो आउटर कॉर्टेक्स है, कॉर्टिकल है, जो उसकी बाउंड्री है, ये डार्क रेड कलर में होती है। जबकि इनर पार्ट का नाम है रीनल मेडुला, जो कि इनर पोर्शन है, किडनी का अंदर वाला पोर्शन बनाता है और ये पेल रेड कलर में होता है, पीला सा रेड कलर होता है इसका, ये डार्क रेड कलर में नहीं होता। नेफ्रॉन्स किडनीज़ के फंक्शनल यूनिट्स हैं और सेल्स किडनीज़ के स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं। तो एक किडनी जो है वो दो पार्ट से मिलकर बनती है, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला। मेडुला इनर पार्ट है और कॉर्टेक्स आउटर पार्ट है, और किडनी में से जो ट्यूब निकलती है वेस्ट लेके, वो यूरेटर है। ये कल हमने स्ट्रक्चर डिस्कस की थी। लिहाजा नेफ्रॉन्स की भी दो टाइप्स हैं। वो नेफ्रॉन्स जो किडनी के कॉर्टेक्स पे होते हैं, यानी कि आउटर पार्ट पे होते हैं, उन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहा जाता है। जबकि वो नेफ्रॉन्स जो किडनी की डीप स्ट्रक्चर में होते हैं, जहाँ से कॉर्टेक्स ख़त्म होता है और मेडुला शुरू होता है, उस बॉर्डर से लेकर डीप मेडुला तक जितने नेफ्रॉन्स होते हैं उनको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहा जाता है। जक्स्टा मीन बॉर्डर से लेकर मेडुलरी तक, मेडुला पार्ट तक सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, जो कि कॉर्टेक्स और मेडुला के बॉर्डर से शुरू होते हैं, और उनकी जो ट्यूब्स होती हैं, उनका जो ट्यूबुलर सिस्टम होता है, वो मेडुला की डेप्थ तक, यानी कि किडनी के इंटरनल ईच पार्ट तक जो है वो स्प्रेड हुआ होता है। तो ये बेटा नेफ्रॉन्स की दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, एमसीक्यूज़ के लिए भी, कि जो नेफ्रॉन्स सिर्फ कॉर्टेक्स पे हैं उन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं, जबकि जो नेफ्रॉन्स डीप मेडुला में हैं और कॉर्टेक्स और मेडुला के बॉर्डर से लेकर डीप मेडुला तक उनकी ट्यूब स्प्रेड हुई हैं, उन्हें हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की बेटा ये प्रॉपर्टी है कि वो कॉन्सनट्रेटेड यूरिन बनाते हैं, ऐसा यूरिन जिसमें साल्ट्स ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, जबकि वाटर की अवेलेबिलिटी थोड़ी होती है। यानी कि समर सीजन के अंदर कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए जो है वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो हैं ये रोल प्ले करते हैं। इनके पास कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से ये ऐसा रोल करते हैं, जो हम डिस्कस करते हैं। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बेटा दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक होता है रीनल कार्पिसल और एक होता है रीनल ट्यूब्यूल। ये मेजर नेम्स उसने बुक में नहीं लिखे, रीनल कार्पिसल और रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्पिसल के आगे दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बोमेन्स कैप्सूल और एक होता है ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का नेटवर्क। रीनल ट्यूब्यूल के तीन पार्ट्स होते हैं, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल डीसीटी। ये बेटा दो मेजर पार्ट्स हैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के। एक है रीनल कार्पिसल जिसके दो पोर्शंस हैं, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, और रीनल ट्यूब्यूल जो है उसके तीन पोर्शंस हैं। उसके नाम से जाहिर है कि ये एक ट्यूब है। प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये तीन पोर्शंस ट्यूबुलर पोर्शन के हैं। अब हम बेटा डायग्रामेटिकली इन पार्ट्स को स्टडी करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स देखते हैं, इनकी डायग्राम्स देखते हैं कि ये किस तरह जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं। सबसे पहला पोर्शन है बेटा रीनल कार्पिसल, ये वाला। रीनल कार्पिसल के पास मैंने पहले बताया कि दो चीज़ें हैं, एक बोमेन्स कैप्सूल है और एक ग्लोमेरुलस है।
ग्लोमेरुलस क्या है? ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है। ये जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क रेड मार्कर के साथ डिजाइन किया गया है, इसे ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कहा जाता है। ये ब्लड वेजल्स का नाम है। यहाँ तक ब्लड लेके आना एफरंट आर्टरियोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यहाँ से फिल्टर किया हुआ ब्लड वापस लेके जाना इफरंट आर्टरियोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर जो ब्लड आता है उसकी ऑक्सीजनेशन हो चुकी होती है, इसलिए आर्टरीज लेके आती हैं और आर्टरीज ही लेके जाती हैं। तो एफरंट आर्टरियोल्स आर्टरीज की डिवीजन से बनते हैं, यानी कि आर्टरीज से छोटी ट्यूब, वो आगे जाकर डिवाइड होते हैं तो कैपिलरीज बनती हैं। एफरंट आर्टरियोल्स ब्लड लेके आते हैं ग्लोमेरुलस तक, और इफरंट आर्टरियोल्स ब्लड लेके चले जाते हैं। तो ब्लड कैपिलरीज का ये नेटवर्क जो है, इसे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज या ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इसको नेचर ने बंद कर दिया है एक कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर। एक कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर ये जो ब्लैक मार्कर से है, इसके अंदर इन ग्लोमेरुलस कैपिलरीज को बंद कर दिया है। इस कप शेप स्ट्रक्चर का नाम है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन साइंटिस्ट, बोमेन्स कैप्सूल, ये दोनों चीज़ें मिलकर रीनल कार्पिसल कहलाती हैं। एक ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का नेटवर्क और उसकी साइडों पर कप शेप स्ट्रक्चर, जिसे बोमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। उसके बाद बेटा दूसरा पोर्शन आ जाता है जिसे हम रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। ये इसके नाम से ही, रीनल स्टैंड्स फॉर किडनीज एंड ट्यूब्यूल मीन ट्यूबुलर पोर्शन, जो ट्यूब की फॉर्म में हो। ये जो रीनल ट्यूब्यूल है बेटा, ये बोमेन्स कैप्सूल से शुरू होता है और कलेक्टिंग डक्ट तक जाता है। ये एक ट्यूबुलर फॉर्म है। इस ट्यूबुलर फॉर्म के बेटा 3 पार्ट्स हैं। पहला हिस्सा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, दूसरा हिस्सा लूप ऑफ हेनले है, और तीसरा हिस्सा जो है वो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। अब इनके मीनिंग्स क्या हैं? प्रॉक्सिमल का मतलब होता है अगला हिस्सा, कन्वोलेटेड का मतलब है बल पड़े हुए, और ट्यूब्यूल का मतलब है ट्यूब। ट्यूब का अगला हिस्सा जो कन्वर्जेंस की फॉर्म में है, जिसको बल पड़े हुए हैं। उसके बाद है लूप ऑफ हेनले, जो कि यू शेप की ट्यूब है, और एंड पे है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कहते हैं आखिरी हिस्से को, लास्ट पोर्शन को। कन्वोलेटेड कहते हैं बल पड़े हुए, और ट्यूब्यूल मीन ट्यूब। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड पहला हिस्सा जिसको बल पड़े हुए हैं, और डिस्टल कन्वोलेटेड आखिरी हिस्सा जिसको बल पड़े हुए हैं। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है, यहाँ से एक कलेक्टिंग डक्ट निकलती है, और ये कलेक्टिंग डक्ट जो है वो एंड पे वेस्ट यूरिन को इकट्ठा करती है, और इकट्ठा करके अपने आप को रीनल पेल्विस में ड्रेन कर देती है। हमने पढ़ा था कि रीनल पेल्विस यहाँ पर वो कैविटी होती है जो कि यूरेटर की बेस होती है, जहाँ से यूरेटर निकलती है। वो यूरेटर ब्लैडर में ले आती है यूरिन को, और ब्लैडर फिर यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से आउट कर देता है। तो हर नेफ्रॉन की जो है वो एक एक कलेक्टिंग डक्ट होती है, जो कि उस वेस्ट को रीनल पेल्विस तक ले आती है। अब इस नेफ्रॉन के साथ और बहुत सारी चीज़ें अटैच हैं। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के ऊपर ये रेड मार्कर के साथ डिजाइनिंग की गई है। ये जो रेड मार्कर के साथ ऊपर डिजाइनिंग की गई है, इसे कहा जाता है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरी मीन ऊपर, ट्यूबुलर मीन ट्यूब्स के, और कैपिलरीज मीन ब्लड वेजल्स। ये ट्यूब्स के ऊपर ब्लड वेजल्स का एक नेटवर्क चढ़ा हुआ है, ताकि वो ज़रूरी चीज़ें जिसको हम यूरिन में नहीं देना चाहते, जिसको हमारी किडनी यूरिन के ज़रिए रिलीज़ नहीं करना चाहती, वो यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाएं। हमने पीछे कॉकरोच में, अर्थवर्म में पढ़ा कि रीअब्जॉर्प्शन होती है, तो हमारी बॉडी में भी सॉल्ट्स की, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। हम फंक्शन में पढ़ेंगे अभी। तो ये जो ऊपर ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क है डिस्टल कन्वोलेटेड के ऊपर और प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड के ऊपर, लूप ऑफ हेनले इसमें शामिल नहीं है, इसे कहा जाता है पेरी ट्यूबुलर। ट्यूब्स के ऊपर चढ़ी हुई कैपिलरीज, पेरी मीन ऊपर, ट्यूबुलर मीन ट्यूब्स, जो कि उस नाइट्रोजनस वेस्ट में से नेसेसरी सॉल्ट्स, नेसेसरी वाटर और नेसेसरी विटामिन्स को रीअब्जॉर्ब करती हैं। इसके बाद बेटा नीचे आ जाएं लूप ऑफ हेनले के ऊपर, तो ये एक ब्लू कलर के ऊपर डिजाइनिंग की गई है। ये ब्लू कलर के साथ मार्कर की डिजाइनिंग की गई है, इसे कहा जाता है वेजा रेक्टा। ये भी ब्लड वेजल्स का ही नेटवर्क है, लेकिन ये ब्लड वेजल्स का जो नेटवर्क है ये सिर्फ जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के ऊपर होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के ऊपर नहीं होता। अभी मैंने बोला था कि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाते हैं, वो इसी वजह से बनाते हैं कि उनके पास एक्स्ट्रा ब्लड वेजल्स होती हैं, जिन्हें हम वेजा रेक्टा का नाम देते हैं।
तो ये वेजा रेक्टा सिर्फ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के पास हैं जो कि नेसेसरी वाटर को फिर रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं ताकि वाटर की अवेलेबिलिटी जो है उसकी शॉर्टेज से बचा जा सके और जो साल्ट्स हैं वो ज़्यादा मिकदार में बॉडी से रिलीज़ हों और वाटर कम मिकदार में बॉडी से रिलीज़ हो। इसीलिए जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो हैं वो कॉन्सनट्रेटेड यूरिन बनाते हैं और उनको वेजा रेक्टा जो है वो दिया गया है। जो लूप ऑफ हेनले है इसके दो पोर्शंस हैं, एक तरफ से वेस्ट नीचे को जाता है, इसे कहते हैं डिसेंडिंग लूप, नीचे को जाना, नीचे उतरना, और दूसरी तरफ से वेस्ट ऊपर को जाता है उसे कहते हैं असेंडिंग लूप, और नीचे यू शेप है। तो ये इसके तीन पोर्शन हैं, एक यू शेप है, एक डिसेंडिंग लूप है और एक असेंडिंग लूप है। यहाँ से गुजरता हुआ नाइट्रोजनस वेस्ट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाता है, फिर रीअब्जॉर्प्शन साथ साथ होती जाती है और एट दी एंड वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में चला जाता है जहाँ से रीनल पेल्विस में जाता है। लिहाजा एक किडनी के पास मिलियंस नेफ्रॉन होते हैं जिनके पास ब्लड वेजल्स की सप्लाई होती है, ब्लड लेके आने की और फिर नेसेसरी मटेरियल्स ब्लड में वापस जाने की। यहाँ पर ब्लड आता है, फिल्टर होता है और ये जो ब्लड वेजल्स हैं पेरीट्यूबुलर की फॉर्म में या वेजा रेक्टा की फॉर्म में ये नेसेसरी मटेरियल्स को वापस रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। लिहाजा इस वेस्कुलर सप्लाई के साथ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो हैं वो ब्लड फिल्ट्रेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं और बॉडी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन जो है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह के मिलियंस नेफ्रॉन एक किडनी में वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं और अपनी अपनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ज़रिए रीनल पेल्विस में अपने आप को एम्पिटाइज करते हैं। नेक्स्ट है बेटा फंक्शनिंग ऑफ अ नेफ्रॉन। ये एक अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके हम स्टेप्स पढ़ेंगे। पीछे हमने बेटा स्ट्रक्चर डिस्कस की है कि एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं, रीनल कार्पिसल के पार्ट्स कौन कौन से हैं, रीनल ट्यूब्यूल के पार्ट्स कौन कौन से हैं। अब हम बेटा डिस्कस करेंगे कि एक नेफ्रॉन अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है और एक नेफ्रॉन किन किन स्टेप्स में से गुजर कर ब्लड फिल्ट्रेशन करता है और एज अ रिज़ल्ट यूरिन की फॉर्मेशन करता है। नेफ्रॉन की बेटा जो फंक्शनिंग है उसके तीन स्टेप्स हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रीशन। ये तीन स्टेप्स में से गुजरकर एक नेफ्रॉन फंक्शन करता है और नेफ्रॉन का फंक्शन ही किडनी का फंक्शन है क्योंकि नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट है। सबसे पहला है बेटा प्रेशर फिल्ट्रेशन, प्रेशर की वजह से फिल्टर होना। किस चीज़ का प्रेशर? ब्लड प्रेशर। ये जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं ये अपने अंदर आने वाले ब्लड को फिल्टर करके जितना मटेरियल है उस मटेरियल को इस बोमैन कैप्सूल में रिलीज़ कर देती हैं। ये जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं इनके पास जो ब्लड आया एफरेंट आर्टरियोल्स के जरिए इन्होंने उस ब्लड को फिल्टर किया, उसमें से जो कुछ निकला उस ब्लड में से वाटर, साल्ट्स, आइंस, मिनरल्स जो कुछ भी निकला वो सारा कुछ बोमैन कैप्सूल यानी कि कप शेप स्ट्रक्चर में इकट्ठा कर दिया और ब्लड एफरेंट आर्टरियोल्स के जरिए वापस चला गया। ब्लड यहीं पर क्यों फिल्टर होता है, बॉडी के बाकी पार्ट्स में क्यों फिल्टर नहीं होता? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि जो यहाँ पर ब्लड वेजल्स हैं उनमें पोर्स हैं, बाकी बॉडी के अंदर ब्लड वेजल्स में पोर्स नहीं हैं। यहाँ पर ब्लड वेजल्स पोरस हैं, सुराख हैं उनमें, और यहाँ पर ब्लड प्रेशर इतना एडजस्टेड है, इतना सूटेबल है, इतना फिट है कि यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो सकती है। इसीलिए इस स्टेप का नाम प्रेशर फिल्ट्रेशन है क्योंकि यहाँ पर पहुँचने वाला ब्लड प्रेशर का जो फ्रैक्शन हिस्सा है, जो उसकी वैल्यू यहाँ पर आती है वो बॉडी के बाकी पोर्शन में नहीं है, लिहाजा यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो जाती है। ब्लड में से ईच एंड एवरी थिंग निकल कर इस बोमैन कैप्सूल में आ जाती है, लेकिन दो चीज़ें रिलीज़ नहीं होती, एक ब्लड सेल्स और दूसरा ब्लड प्रोटीन्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये दो चीज़ें रिलीज़ क्यों नहीं होती, क्योंकि इनका साइज़ लार्ज होता है और पोर्स स्मॉल होते हैं। लिहाजा स्मॉल पोर्स की वजह से और लार्ज साइज़ की वजह से ब्लड सेल्स और ब्लड प्रोटीन्स कैपिलरीज के अंदर ही रहती हैं, बाकी सारा कुछ इस बोमैन कैप्सूल में आ जाता है। बोमैन कैप्सूल में जो कुछ भी आता है उसे हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं क्योंकि वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में से फिल्टर होके आया है, इसीलिए उसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहा जाता है। ये एक एक्वस सोल्यूशन होता है, इसमें पानी शामिल है, ग्लूकोज और साल्ट्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, बहुत सारे यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं, मिनरल्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को अभी ज़रूरत है। लेकिन प्रेशर ऑफ ब्लड की वजह से और पोर्स की वजह से कैपिलरीज में से सारा कुछ निकल कर इस बोमैन कैप्सूल में आ गया जिसे हमने ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का नाम दिया।
ये भी वेस्ट नहीं है क्योंकि अभी ट्यूबुलर पोर्शन पड़ा है। लिहाजा दूसरा स्टेप आ जाता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जिन जिन चीज़ों की हमारी बॉडी को ज़रूरत है हमारी बॉडी उनको सिलेक्ट करती है और रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ब्लड के अंदर वापस खींच लिए जाते हैं। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का 99.5% से लेकर 99.9% हिस्सा वापस खींच लिया जाता है, यानी कि 0.1 से 0.5% सिर्फ पीछे वेस्ट बचता है जिसे हम यूरिन कहते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सारे के सारे जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको वापस खींच लेते हैं। अब देखें कि बोमेन कैप्सूल में से उस फिल्ट्रेट ने नीचे मूव करना शुरू कर दिया। पहले आया डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर आया डिसेंडिंग लूप, फिर आया असेंडिंग लूप, फिर आया डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से लेकर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक जब वो फ्लूइड मूव करेगा तो मूव करते करते उसमें जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस होंगे वो रीअब्जॉर्ब होके पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज को मिल जाएंगे या वेजा रेक्टा को मिल जाएंगे। अगर समर सीजन है तो वाटर भी रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, अगर विंटर सीजन है तो वाटर इतना ज़्यादा रीअब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा। इस तरह अगर बॉडी को ज़रूरत है तो साल्ट्स रीअब्जॉर्ब किए जाएंगे, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स, आइंस, सारा कुछ रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। और एंड पे जो 0.1 से 0.5% मटीरियल बचेगा वो नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि यूरिन होगा। तो ये जो ट्यूबुलर नेटवर्क है जिसके ऊपर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, जिसके ऊपर वेजा रेक्टा है, जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जो लूप ऑफ हेनले है, ये सारा कुछ जो है, ये सारे जो मटीरियल्स हैं, ये जो सारा कुछ है ये रीअब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है। ये इंपोर्टेड मटेरियल्स को सिलेक्ट करता है और रीअब्जॉर्ब करके बॉडी में वापस ले जाता है ताकि बॉडी को किसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। उसके बाद बेटा लास्ट स्टेप आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। सिक्रीशन कहते हैं सेक्रीट करने को, रिलीज करने को, और ट्यूबुलर कहते हैं ट्यूब्स को। अब कौन सी ट्यूब्स? यही ट्यूब्स, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये ट्यूबुलर पोर्शन है। अब इन ट्यूबुलर पोर्शन की जो दीवारें हैं वो सेल्स की बनी हुई हैं, उन सेल्स का भी तो कोई वेस्ट है ना। वो जो इन दीवारों की एपिथीलियम है, वो जो इन दीवारों की स्किन है, उसका भी तो कोई वेस्ट है ना, उसने भी तो अपना वेस्ट कहीं रिमूव करना है। उनके पास भी ब्लड है, उनके पास भी नाइट्रोजनस मटीरियल्स हैं, उनमें भी मेटाबॉलिज्म होता है। लिहाजा ट्यूबुलर पोर्शन जिसमें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले शामिल हैं, वो अपनी एपिथीलियम का वेस्ट इन ट्यूब्स के ल्यूमन में स्क्रीट कर देते हैं। ल्यूमन कहते हैं इस खाली हिस्से को, इस खाली हिस्से में वो इस वेस्ट को सिक्रीट कर देते हैं अपनी दीवारों में से। अपनी दीवारों में से इस वेस्ट को यहाँ पे सिक्रीट करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आइंस होते हैं, ताकि वहाँ से जो फ्लूइड गुजर रहा है उसकी पीएच यानी एसिडिटी या बेसिसिटी को मेंटेन रखा जा सके। लिहाजा ट्यूब्स जब अपने अपने आइंस को, अपने अपने वेस्ट को यहाँ पे सिक्रीट कर देती हैं, साथ साथ रीअब्जॉर्प्शन होती जाती है, वो जो ऊपर से फिल्ट्रेट आया था उसकी भी रीअब्जॉर्प्शन होती जाती है। तो एट दी एंड जब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ जाती है तो जो एंड पे 0.1 से 0.5% मटीरियल बचता है दैट इज़ कॉल्ड एज यूरिन। उसको हम यूरिन कहते हैं, जो कि कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है। कलेक्टिंग डक्ट उसको ले जाती है रीनल पेल्विस में, और पेल्विस से फिर यूरेटर निकलती है और यूरेटर के ज़रिए वो बॉडी से रिमूव होने के काबिल हो जाता है ब्लैडर में स्टोर होकर। तो ये बेटा नेफ्रॉन का फंक्शन है जिसके 3 स्टेप्स हैं, जिसके ज़रिए हमारी किडनीज ब्लड को फिल्टर करके नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के काबिल कर देती हैं। थैंक यू।